कहानी की शुरुआत में योरू नाम की लड़की कह रही थी कि जनरल ली और उसका पूरा परिवार दुश्मन देश के साथ मिलकर हमसे गद्दारी कर रहा था, इसलिए उन सभी को मौत की सजा मिली। जनरल ली की बेटी सियान वो दुश्मन देश की एक जासूस है। फिर हम सियान को देखते हैं जो कि अंधी थी। अभी जनरल ली की ही आर्मी के लोग उसे धोखेबाज कह के बुला रहे थे कि तुम और तुम्हारे परिवार की वजह से आज हम सभी को मौत की सजा मिलने वाली है। योरू कहती है कि जिस दिन तुम्हारी शादी थी हमने उसी दिन तुम्हारे परिवार को मार दिया। तुम अंधी थी इसलिए कुछ देख नहीं पाई। जियान उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे मेरे पति हुआ चेंग से बात करनी है, वो मुझे सच्चाई बताएगा। कि ये सुनकर योरू उस पर हंसने लगती है कि तीसरे राजकुमार हुआ चेंग ने ही तो ये सब कुछ किया। एक तरफ तुम किसी और के साथ शादी के वचन ले रही थी तो दूसरी तरफ हुआ चेंग एक के बाद एक तुम्हारे परिवार को खत्म कर रहा था। हुआ चेंग को सिर्फ तुम्हारे पास से ड्रैगन जेट चाहिए था ताकि वो इस देश का अगला राजा बन सके, इसीलिए तो उसने तुम्हारे साथ शादी करने का ये नाटक किया और तुम्हारे परिवार को मार दिया। पर अब तो देखो, राजकुमार हुआ चेंग को सिर्फ ड्रैगन जेट ही नहीं मिला बल्कि तुम्हारी ली आर्मी का सपोर्ट भी मिल गया। इतना बोलकर योरू उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। जियान भले ही अंधी थी मगर वो एक जनरल की बेटी थी। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ती है और अपनी ली आर्मी का झंडा नीचे नहीं गिरने देती। लेकिन वो बेचारी इतने सारे लोगों से कितनी देर तक लड़ पाती, आखिर में उसकी मौत हो जाती है। तभी उसके पास 7वां राजकुमार आता है जो कि उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो उसकी लाश को बाहों में लेकर कहता है कि सियान तुम इस तरह से मर नहीं सकती, जल्दी से उठ जाओ। पर तभी ही एक तीर आकर उसे लग जाता है और यहाँ पर हुआ जिन की भी मौत हो जाती है। इन दोनों के मरने के बाद सियान की आत्मा उसकी बॉडी से निकलकर समय में पीछे आ गई थी। जब वो अपनी आंखें खोलती कि उसे सब कुछ दिखाई देने लगा था, वो अपने आप को शीशे में देखकर कहती है कि मेरे फेस पर ये खून के धब्बे कैसे। जब वो मेन हॉल में जाती कि उसे याद आता है कि आज तो हुआ चेंग से उसकी शादी होने वाली थी, मगर हुआ चेंग ने हुआ जिन को अपना मोहरा बनाकर उसके साथ शादी करा दी और वो खुद उसके परिवार को मार रहा था। इतनी सारी लाशों को देखकर वो कहती है कि हुआ चेंग तुम बचोगे नहीं, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। वहीं हम हुआ जिन को देखते हैं जो कि जियान की ही तरह समय में पीछे आ गया था। हुआ चेंग ने उसे कोई जहर खिलाया था तो ये एंटीडोट के बहाने उसकी सारी बातें माना करता था, पर अब बाजी पलट गई है। इस बार समय में पीछे आते ही उसने हुआ चेंग के खिलाफ अपना बदला लेने की ठान ली थी। दूसरी तरफ जेल के अंदर हुआ चेंग ने जनरल ली को बांध कर रखा था और वो यहाँ पर उसे फोर्स कर रहा था कि तुमने हमारे देश के साथ गद्दारी की है, ये बात मान लो और ड्रैगन जेट का पता मुझे बता दो। जनरल ली कहते हैं कि हुआ चेंग मैंने तुम पर इतना विश्वास करके अपनी बेटी की शादी तुमसे कराई, पर बदले में तुमने मेरे ही परिवार को गलत साबित करके उसे मार दिया। तुम सच में इंसान के रूप में एक हैवान हो। ये सुन हुआ चेंग को उस पर गुस्सा आता है। वो जैसे ही उसे मारने चाहता कि वहाँ पर हुआ जिन आकर कहता है कि भाई आप हटिए, मैं इसे टॉर्चर करता हूँ और ड्रैगन जेट के बारे में पूछता हूँ। हुआ जिन के यहाँ पर आते ही हुआ चेंग वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद हुआ जिन जनरल ली को आज़ाद करके उसे कहता है कि आप यहाँ से कहीं दूर भाग जाइए। अगले सीन में हुआ चेंग जियान के साथ सुहागरात मनाने चला गया था। जियान यहाँ पर अंधी बनने का नाटक जारी रखती है। योरू उसे अंधा समझकर हुआ चेंग के साथ उसके ही सामने फ्लर्ट करने लगी थी कि ये तो अंधी है, इसे थोड़ी ना कुछ पता लगेगा। लेकिन ये सब कुछ देखकर जियान को काफी गुस्सा आ रहा था। हुआ जिन जो कि दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था, उसे तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती एंड वो हुआ चेंग को मारने के लिए तीर चला देता है। तीर अपना निशाना चूक गया था। जियान पूछती है कि हस्बैंड यहाँ पर क्या हो रहा है, कि वो कहता है कि हम पर हमला हो गया। जियान जल्दी से अपनी हेयरपिन निकालकर हुआ चेंग को हमलावर समझकर उसकी एक आंख फोड़ देती है एंड फिर ये सड़ा हुआ मुंह लेकर वहाँ से चला जाता है। जियान कहती है कि हुआ चेंग ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें पैसे और पावर का लालच है ना,
तो मैं सबसे पहले यही चीज तुमसे छीनूंगी। अगले सीन में वो सोचती है कि वो हमलावर कौन होगा जिसने हुआ चेंग को मारने की कोशिश की कि तभी ही वहां पर हुआ सिन भागते हुए आता है, क्योंकि हुआ चेंग के लोग उसे हमलावर समझकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। वो उन लोगों से बचने के लिए जियान के साथ बाथटब में कूद जाता है। जब वो लोग चले जाते हैं कि जियान उसे पूछने वाली थी कि तुम कौन हो, यहाँ पर अंदर कैसे आ गए, कि वो तभी ही उसे बेहोश कर देता है। हुआ चेंग जो कि अब एक आंख से अंधा हो गया था, वो काफी गुस्सा कर रहा था कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो जियान को जैसे ही मारने चाहता कि योरू उसे रोक कर कहती है कि पहले तुम शांत हो जाओ, अगर तुमने अभी ही उसे मार दिया तो हमें ड्रैगन जेट के बारे में पता नहीं लगेगा और तुम अगले राजा नहीं बन पाओगे। जब तक वो हमें जेट के बारे में कुछ बताती नहीं तब तक हम उसे टॉर्चर करते रहेंगे। बताओ मेरा ये आइडिया तुम्हें कैसा लगा। कि इस पर वो हंस देता है एंड फिर याद करता है कि पहले भरी सभा में जियान ने तलवारबाजी में उसे काफी बुरी तरीके से हराया था। उस वक्त जियान की आंखें बिल्कुल ठीक थी, मगर ये एक लड़की के सामने इस तरह से अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया कि मैं एक फिद्दू सी लड़की के सामने कैसे हार गया, इसने तो सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तभी से ही ये जियान के साथ चिड़ा चिड़ा सा रहता है कि इस चीज का बदला तो मुझे जियान से लेकर ही रहना है। वो योरू से कहता है कि ड्रैगन जेट शाही खजाने की चाबी है, अगर मुझे एक बार शाही खजाना मिल गया तो फिर राजगद्दी को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकेगा, मेरा अपना बाप भी नहीं। फिर अगले दिन वो जियान के रूम में ड्रैगन जेट को ढूंढ रहा था, लेकिन वो वहाँ पर उसे नहीं मिलता। जियान सोचती है कि पक्का ये यहाँ पर ड्रैगन जेट को ढूंढने आया होगा, पर अफसोस उसे वो कहीं भी नहीं मिलेगा। वो हुआ चेंग से कहती है कि हस्बैंड क्या तुम यहाँ पर हो। वो कहता है कि जल्दी से अपना सामान बांध लो, हम जनरल ली के घर से आज ही मेरे मेंशन के लिए निकल रहे हैं। कि वो कहती है कि ठीक है। जब वो यहाँ से जा रही थी कि वो सोचती है कि मुझे किसी भी तरह से मेरे पिता के पुराने लोगों से मिलना होगा, आर्मी को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि वो लोग तो एटलीस्ट हम पर भरोसा करेंगे और इस हुआ चेंग से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करेंगे। ये सब कुछ सोचते हुए वो जैसे ही कैरेज में बैठती कि उसके पास हुआ जिन आता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि हुआ चेंग पक्का उस योरू के साथ मजे करने के लिए अलग कैरेज में बैठा होगा और अपनी जगह पर उसने मेरे पास हुआ जिन को भेज दिया। जहाँ तक हुआ जिन की बात है तो वो पूरे रास्ते उसकी काफी केयर करता है, उसकी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखता है। वो सोचता है कि पास्ट में हुआ चेंग ने हमारे साथ जितना भी गलत किया, जियान मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो लोग हुआ चेंग के घर पहुंचते कि वहाँ की नौकरानियाँ जियान के गहने चुरा लेती है एंड उसे अंधा समझकर उसकी चाय में थूक मिलाकर उसे पीने के लिए देती है कि ये तो अंधी है, इसे क्या ही पता लगेगा। जियान ये सब कुछ देखकर सोचती है कि पक्का योरू ने ही इसे ऐसा करने को कहा होगा। वो उस नौकरानी को पकड़कर उसे अच्छा खासा सबक सिखाकर कहती है कि मैं एक जनरल की बेटी हूँ और गले काटना मैंने बचपन से ही सीखा है। भले ही अभी मैं अंधी हूँ, मगर मैं तुम्हारे गले को अभी भी सजा सकती हूँ। ये सुनिए नौकरानी काफी डर जाती है। आगे वो इस बात का बदला लेने के लिए जियान को कुएं में फेंकने वाली थी कि हुआ जिन आकर उसे रोकता है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो एक सेकंड भी नहीं सोचता एंड उस नौकरानी को खत्म कर देता है। फिर बाकी नौकरानियों को धमकी देता है कि अगर आगे से जियान को किसी ने भी परेशान किया तो मैं उसका हाल इसी तरह से करूँगा, इसीलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। ये सब कुछ देखकर जियान सोचती है कि भला ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, ये तो अपने भाई हुआ चेंग की तरफ था ना। आगे कुछ दिनों तक हुआ सिन हुआ चेंग बनकर जियान से मिलने के लिए आता था, उसे थोड़ी देर बातें करके वहाँ से चला जाता था। रोज रोज ऐसा होता देखकर जियान सोचती है कि ये हुआ चेंग पता नहीं किस तरह का आदमी है, भला कोई अपनी पत्नी के पास अपने ही भाई को जाने के लिए क्यों कहेगा। और ये बेचारा हुआ सिन एंटीटोड के बहाने उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। एक दिन इसी तरह से जियान से मिलने के बाद हुआ सिन योरू से मिलने के लिए चला गया था, जहाँ से हमें पता लगता है
कि योरू अब हुआसिन के लिए काम करने लगी है। दरअसल में समय में पीछे आने के बाद हुआसिन ने हुआचेंग के सारे खास आदमियों को अपनी तरफ कर लिया था। इतना ही नहीं, हुआचेंग ने उसे जो जहर खिलाया उसका इलाज भी उसने चालू करवा दिया था। हालांकि हीलिंग प्रोसेस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, मगर फिर भी वो इलाज कराना चालू रखता है क्योंकि अब उसे हुआचेंग के कंट्रोल में ज्यादा नहीं रहना। एक दिन हुआचेंग जियान को भूतों वाली आवाज सुनाकर डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो डर के मारे ड्रैगन जेट के बारे में उसे कुछ बता दे। तभी ही वो उस पर हेल्यूसिनेशन का पाउडर छिड़ककर उल्टा उसे ही डरा देती है। अभी हुआचेंग को जियान के अंदर अपनी माँ नजर आ रही थी जिसको उसने बचपन में मार दिया था। ये देखकर जियान उसके मजे लेते हुए उसकी माँ बनकर उसे और भी ज्यादा डराती है। हुआसिन जो कि जियान को बचाने वहाँ पर पहुँच ही रहा था, वो ये सब कुछ देखकर सोचता है कि हुआचेंग ने अपनी माँ को मारा, ये राज तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता था, फिर जियान को इसके बारे में कैसे पता चला। वो याद करता है कि बचपन में गलती से उसने देख लिया था कि हुआचेंग ने अपनी ही माँ को मार दिया। ये देख हुआचेंग उसे कोई जहर खिला देता है ताकि ये चुप रहे, लेकिन हुआसिन जल्दी से राजा के पास जाकर उसे ये बात बता देता है कि हुआचेंग ने अपनी ही माँ को मारा है, तो प्लीज आप उसे सजा दीजिए। ये पावर में अंधा राजा उसे कहता है कि हुआचेंग ने जो किया तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, वरना मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। बस इसी दिन से हुआसिन समझ गया था कि उसका बाप एक नंबर का घटिया राजा है। प्रजा खुश है या फिर भूख से मर रही है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी बंदा इसे ऊपर ले जाने में इसकी मदद करेगा, ये इसे नहीं मारेगा, फिर चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। आगे हुआसिन वापस आ गया था कि हुआचेंग का पर्सनल बॉडीगार्ड उसे मिलने आता है, जिसे हमें पता लगता है कि हुआसिन ने अब हुआचेंग के पर्सनल बॉडीगार्ड को भी अपनी तरफ कर लिया है। वो याद करता है कि एक बार शिकार के दिन पर हुआचेंग ने उसे बहुत ही ज्यादा मारा, इन जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया ताकि जियान उसे बेहाल देखकर उसकी मदद करने आए और एक जहरीला सांप उसे काट ले ताकि जियान हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो जाए। यानी कि जियान को अंधे करने के पीछे भी इस हुआचेंग का हाथ है। सांप के काटने के बाद हुआसिन जियान का काफी अच्छे से ध्यान रखता है, लेकिन अगली ही सुबह ये हुआचेंग सारा क्रेडिट लेने आ गया था। वो कहता है कि पूरी रात मैंने ही इसका ध्यान रखा। एंड जब हुआचेंग जियान से शादी की बात करता कि ये लोग उसके एहसान तले दबकर मना नहीं कर पाते। ये सब कुछ याद करके हुआसिन कहता है कि कहीं ना कहीं जियान की जिंदगी मेरी वजह से ही इतनी ज्यादा मिसरेबल बनी, मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। पहले मैं काफी कमजोर था, लेकिन अब मुझे जियान के लिए हुआचेंग को मारना ही होगा। जब वो राजा के पास हुआचेंग की शिकायत लेकर जाता कि उस पर भ्रष्टाचारी, खून और चोरी का इल्जाम है, कि राजा उसे चुप कराकर उल्टा उसे ही मार देते हैं एंड कहते हैं कि मैं हुआचेंग के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने उसके खिलाफ बातें फैलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो समझ जाता है कि राजा अभी भी नहीं बदला। जब वो घर वापस आता कि जियान उसके जख्मों पर दवाई लगा रही थी, वैसे हुआसिन का हुआचेंग बनने का नाटक अभी भी जारी था। इतनी सारी चोटों को देखकर वो समझ जाती है कि इसने पक्का हुआचेंग के खिलाफ लड़ाई चालू कर दी है। क्या मुझे इसे अपने अंधे ना होने का राज बताकर इसकी साइड हो जाना चाहिए? अगर मैंने ऐसा किया तो बदला लेने में आसानी होगी। पर फिर वो सोचती है कि मैं पहले ही काफी धोखे खा चुकी हूँ, मुझे किसी के ऊपर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल जो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। आगे हुआचेंग से मिलने के लिए पड़ोसी देश का एक दूत आया था। वैसे हुआचेंग इस देश का क्राउन प्रिंस भी है। दूत यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो सरहद है उसके बारे में कुछ बात करने के लिए आया था। इस जश्न में जियान जब अपना डांस दिखाती है कि हुआचेंग तो उससे इम्प्रेस हो गया था। जहाँ तक हुआसिन की बात है तो वो एक ही टस उसे देखे जा रहा था, उसकी नजर जियान पर से हट नहीं रही थी। योरू ये देखकर थोड़ी जेलस हो जाती है कि हुआसिन मेरी तरफ तो इस तरह से कभी नहीं देखता, यानी कि वो हुआसिन को पसंद करती है। हुआसिन देखता है कि जियान डांस करने के ही दौरान दूध को मारने वाली है,
कि वो जल्दी से उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि अगर जियान ने ये सभी के सामने किया होता तो पक्का उसे मौत की सजा मिल जाती। जियान का यहाँ पर ये सोचना था कि अगर उसने उस दूत को मार दिया तो पक्का दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ जाएगी और पीछे से वो अपनी पुरानी ली आर्मी का सपोर्ट लेकर हुआचेंग को खत्म कर देगी। जियान उस दूत को मारना चाहती है ये जानकर जैसे ही जश्न खत्म होता कि हुआजिन खुद उसे मारने गया था, फिर ये दोनों ही मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। अगले दिन हुआचेंग को जब इसके बारे में पता लगता कि वो काफी डर जाता है कि अब मैं राजा को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि वो दूत तो मेरे ही घर में मरा। योरू को जियान पर शक हो गया था कि ये अंधी नहीं है। जिस तरह से वो डांस कर रही थी तो देखकर ही लग रहा था कि वो उस दूत को मारना चाहती है। वो उसके पास आकर झगड़ा करने लगी थी कि तुम कोई अंधी नहीं हो, कल रात तुमने ही उस दूत को मारा ना। कि तभी ही वहाँ पर हुआजिन आकर योरू को वहाँ से भगाकर उसे बचाता है। हालांकि शक तो उसे भी हो गया था कि कल रात जिस तरह से इसने उस दूत को मारा तो शायद ये अंधी नहीं होगी। योरू हुआचेंग के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ कोई अंधी नहीं, बस नाटक कर रही है ताकि ड्रैगन जेट के बारे में उसे कुछ बताना ना पड़े। ये सुनकर हुआचेंग उसका टेस्ट करने के लिए उसे हॉट स्प्रिंग के बहाने किचन में लेकर जाता है एंड फिर गर्मा गर्म तेल उसके फेस पर छिड़क कर देखता है कि ये कैसे रिएक्ट करती है। जियान जिसे सब कुछ दिखाई दे रहा था वो अपने ऊपर तेल गिरने देती है ताकि हुआचेंग का शक दूर हो सके। उसके चाहते ही हुआजिन उसका फेस पोंछने लगता है। यहाँ पर वो सोचती है कि मैंने पहले ही तेल के अंदर विनेगर मिला दिया था जिस वजह से मेरा फेस जलने से बच गया। योरू इन दोनों को साथ में देखकर दोबारा जेलस हो जाती है और जियान की चाय में जहर मिला देती है। उसने चाय में सच बोलने वाला जहर मिलाया था क्योंकि योरू को जानना था कि जियान सचमुच में अंधी है या फिर बस नाटक कर रही है। जियान के पास चाय पीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि अगर वो किसी भी बहाने से उसे मना करती तो योरू को लग जाता कि मैंने चाय में जहर मिलाया, इसने ये देख लिया इसीलिए ये चाय पीने से मना कर रही है। जियान जैसे ही चाय पीती कि वहाँ पर हुआजिन आ जाता है एंड वो उसे देखकर अचानक से ही किस कर देती है। अब जहर का असर हुआजिन पर हो गया था। ये देखकर योरू जल्दी से इस जहर का एंटीडोट लेने वहाँ से चली जाती है। यहाँ हुआजिन पर सच बोलने वाले जहर का असर होना शुरू हो गया था। जियान उसे पूछती है कि क्या तुम हुआचेंग के लिए काम करते हो? तुम हर बार मुझे बचाने क्यों आ जाते हो? क्या तुम्हें राजगद्दी का लालच है? हुआजिन कहता है कि मैं हुआचेंग के लिए काम नहीं करता, बल्कि मैं तो उसे मारना चाहता हूँ। उसकी वजह से तुम अंधी हुई। उसने प्लानिंग करके तुमसे शादी की ताकि उसे ड्रैगन जेट मिल जाए। शादी के बाद भी उसने तुम्हें अच्छे से नहीं रखा, वो तुम्हें टॉर्चर करता गया और मैं बस खड़े खड़े तमाशा देखता रहा। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैं तुम्हें उसे बचा क्यों नहीं पाया, इसलिए मुझे उसे मारना है ताकि मैं उसके चंगुलों से तुम्हें आजाद करा सकूं। ये सुनकर वो उसे पूछती है कि तुम ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो? अगर तुमने हुआचेंग को मार दिया तो राजगद्दी अपने आप ही तुम्हें मिल जाएगी। कि वो कहता है कि मुझे राजगद्दी का कोई लालच नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या ये मुझसे प्यार करता है। वो ज्यादा उसे कुछ पूछ पाती कि वहाँ पर बॉडीगार्ड आकर जल्दी से उस जहर की दवाई उसे खिला देता है जो कि योरू ने उसे दी थी। योरू सोचती है कि वो पहले अनाथ थी, उसका कोई नहीं था। कुछ गुंडे उसे पकड़कर कोठे में बेचने वाले थे कि तभी ही हुआजिन ने उसे वहाँ से बचाया और अपने पास ले आया। तभी से ही योरू उसे पसंद करती है। हुआजिन होश में आते ही उस किस के बारे में याद करके काफी मुस्कुरा रहा था कि बॉडीगार्ड कहता है कि देखो उसने आपको अपना पति हुआचेंग समझकर किस किया, इसलिए आप इतना ज्यादा खुश होना बंद करिए। लेकिन वो बॉडीगार्ड की बातों को इग्नोर करता हुआ वापस से हंसने लगता है। अगले सीन में हुआचेंग अपने तरीके से ड्रैगन जेट को ढूंढते हुए थक गया था। वो नशे की हालत में जियान के पास आकर सीधा उसे पूछता है कि बताओ ड्रैगन जेट को तुमने कहाँ पर छुपा कर रखा है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे 2-3 चपेड़े मारकर कहती है कि मुझे अंधी समझकर मेरा फायदा उठाने के बारे में सोचना भी मत। चपेड़े खाने के बाद हुआचेंग को गुस्सा आ गया था। वो उस पर चाकू से हमला करने ही वाला था
कि हुआजिन आकर उसे रोकता है। तभी ही वहाँ पर योरू आकर हुआचेंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। हुआजिन देखता है कि इसने हुआचेंग के सामने तो काफी ब्रेवली एक्ट किया, मगर ये बहुत ही ज्यादा डर गई है। वो इस बात का बदला लेने के लिए हमलावर का फेस बदलकर हुआचेंग के रूम में जाकर सीधा उसका एक हाथ काट देता है एंड फिर सोचता है कि तुमने उसे इसी हाथ से टच करने की कोशिश की थी ना, तो मैंने इसे ही काट दिया। अगली सुबह जियान को जब इसके बारे में पता लगता कि हुआचेंग का एक हाथ किसी हमलावर ने काट दिया, कि वो सोचती है कि ये काम पक्का हुआजिन का ही होगा। यहाँ पर हुआचेंग अब एक आंख से अंधा और एक हाथ से लंगड़ा हो गया था। वो अपने बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहता है कि जब मुझ पर हमला हो रहा था तब तुम कहाँ पर थे? आखिर में मैंने तुम्हें किस काम के लिए रखा है? योरू जब उसे दिलासा देने की कोशिश करती कि ये अपने हाथ कटने का सारा गुस्सा उस पर कोड़े मारकर निकालता है। जियान हुआजिन को ड्रंक करके उसकी एक आखिरी बार वफादारी चेक करना चाहती थी कि क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। ड्रंक होने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे किस करने लगा था, मगर ज्यादा कुछ नहीं करता। वो कहता है कि हुआचेंग तो क्या, मुझे भी तुम्हें छूने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ पर हुआजिन उसे इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो उसके बारे में कोई गंदे विचार नहीं रखता था, लेकिन जियान कंफ्यूज हो जाती है कि ये मुझसे प्यार करता भी है या फिर नहीं। इसने मुझसे पहले कहा तो था कि ये मुझसे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन जब सचमुच में प्यार करने की बारी आई तो ये भाग गया। आगे वो हुआचेंग को बताती है कि ड्रैगन जेड नानशान के जंगलों में है। ये सुन वो जल्दी से अपने आदमियों को लेकर वहाँ ड्रैगन जेड ढूंढने चला जाता है। हुआजिन गिम्पो नाम की एक औषधि जियान को देते हुए कहता है कि इस पौधे को अपने पास ही रखना, इससे सांप तुम्हें नहीं काटेगा। ये सुन उसे याद आता है कि जब पहली बार सांप ने उसे काट लिया था तब हुआचेंग ने गिम्पो नाम की औषधि देकर उसे सेम यही बात बोली थी। यानी कि उस रात गुफा में पूरी रात हुआचेंग ने नहीं बल्कि हुआजिन ने उसका ध्यान रखा था। बस इसी इंसिडेंट के बाद वो धीरे धीरे करके उस पर भरोसा करने लगती है। वैसे जियान ने हुआचेंग से झूठ बोला था कि नानशान के जंगलों में ड्रैगन जेड छुपाया गया है, बल्कि वो तो इस जंगल में इसीलिए आई थी क्योंकि उसे राजकुमारी साउली से मिलना था। जब वो अकेले ही उसके पास जा रही थी कि हुआजिन उसके पीछे पीछे आ जाता है और फाइनली उसे यहाँ पर पता लग जाता है कि जियान अंधी नहीं है। आगे वो लोग राजा की बहन राजकुमार साउली से मिलने के लिए गए थे, जहाँ पर ये दोनों हुआचेंग के बारे में उसे सारी बातें बताते हुए कहते हैं कि हमें ली आर्मी का सपोर्ट चाहिए। राजकुमारी साउली जनरल ली के एक खास कमांडर की वाइफ थी। उसे पता था कि पुरानी ली आर्मी कहाँ पर है। अपने पति कमांडर साउ के मरने के बाद इसने अपने आप को भक्ति में लीन कर लिया था एंड ये नानशान के जंगलों में आकर छुप गई थी। अभी हुआचेंग के बारे में जानकर वो इन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हुआचेंग को नानशान के जंगलों में कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए वो वापस आ गया था। वो सोचता है कि गुस्सा करने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए वो जियान से बड़े प्यार से ड्रैगन जेड के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। वो इन्हीं सारे ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसे याद आता है कि जब वो जनरल ली के पास शादी की बात करने गया था तब जनरल ली ने उसे कहा था कि मेरी बेटी खुद में एक खजाना है, उसका तुम अच्छे से ध्यान रखना, जियान को हमेशा ही खुश रखना। वो कहता है कि जनरल ली ने हमेशा ही मुझसे ये कहा कि मेरी बेटी खुद में एक खजाना है। वो हमेशा ही जियान को एक खजाने से कंपेयर करते थे, यानी कि जियान की बॉडी के ऊपर ही ड्रैगन जेड का नक्शा है। ये सब कुछ जानकर वो जल्दी से जियान के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जियान उसके बुरे इरादों को समझकर जल्दी से वहाँ से भागती है। कमरे के अंदर से इतनी ज्यादा आवाजें आता देखकर हुआजिन उसे बचाने आ गया था। हुआचेंग कहता है कि तुम अंधी नहीं हो, बस नाटक कर रही थी। हुआजिन बॉडीगार्ड से कहता है कि जियान को सेफ प्लेस पर लेकर जाओ। ये सुन बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। हुआचेंग कहता है कि तुमने मेरे बॉडीगार्ड को भी मुझसे छीन लिया। हुआजिन जैसे ही उस पर हमला करने जाता
कि वहाँ पर हुआ चेंग के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। वहीं बॉडीगार्ड जियान को किसी गांव में लेकर गया था जहाँ पर उसके माता पिता जिंदा थे। ये दोनों उसे कहते हैं कि हुआ चेंग तो हमें मारने वाला था, लेकिन हुआ सिन ने हमारी मदद की, हमें जेल से बाहर निकालकर इस गांव में रखा। जियान अपने माँ बाप को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जनरल ली जियान को अपने जनरल का बैच देते हुए कहते हैं कि अगर तुम हमारी पुरानी ली आर्मी को ये दिखाओगी तो वो सारे लोग तुम्हारी बात मानेंगे। अगले सीन में हुआ चेंग हुआ सिन के बदले में ड्रैगन जेट की मांग जियान से करता है कि वो इस चीज के लिए मान जाती है। जब हुआ सिन इस तरफ आ रहा था कि वो अपने कपड़े खोलकर उसे अपनी बॉडी में उस ड्रैगन जेट का नक्शा दिखाती है, लेकिन उस पर पहले से ही जियान ने चोट लगा दी थी ताकि वो नक्शा मिट जाए। ये देख हुआ चेंग को काफी गुस्सा आता है एंड वो हमले का ऑर्डर देता है, लेकिन उसी वक्त पर ली आर्मी आकर वहां पर सारा कंट्रोल संभालती है और हुआ चेंग को पकड़कर सीधा उसे मार देती है। अगले सीन में अपने दुश्मन को हराने के बाद हुआ सिन जियान से पूछ रहा था कि तुम्हें कब पता लगा कि ड्रैगन जेट का नक्शा तुम्हारी बॉडी के ऊपर है, कि वो कहती है कि जब हुआ चेंग से पहले मेरी शादी हुई थी तब ही मुझे ये बात पता लगी थी। हुआ चेंग ने भी पहले ये नक्शा देख लिया था, लेकिन समय में पीछे आने के बाद मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया। ये सुनकर वो भी अपने समय में पीछे आने की बात उसे बताता है। वो कहती है कि जब सच बोलने वाले जहर का असर तुम पर हुआ था तभी मुझे ये बात पता लग गई थी कि कहीं ना कहीं तुम भी मेरी तरह समय में पीछे आए हो। वो कहता है कि ऐसा करके भगवान ने हमारी मदद की है ताकि हम हुआ चेंग और राजा जैसे लोगों को खत्म करके दूसरे लोगों की मदद कर सके। पहले हुआ चेंग ने तुम्हारी फैमिली को खत्म करने के बाद तुम्हें भी मार दिया था। उस वक्त मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन उस टाइम पर मेरी भी मौत हो गई थी। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों समय में पीछे आ गए और हमने फ्यूचर को बदल दिया। योरू उन दोनों की बातें कब से सुन रही थी। उन दोनों को साथ में देखकर वो फाइनली अब गिव अप करने के बारे में सोचती है कि अब मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए। आगे हुआ सिन ली आर्मी की मदद से राजमहल पर हमला करके राजा को राजगद्दी से हटाता है। राजा को मारने से पहले वो अपने बॉडीगार्ड को सामने लाता है कि क्या ये लड़का आपको याद है। राजा कहते हैं कि एक मामूली सा बॉडीगार्ड, भला मुझे कैसे याद होगा। कि वो बॉडीगार्ड कहता है कि मेरी माँ इस राजमहल की एक नौकरानी थी एंड वो आपसे प्रेग्नेंट हो गई थी। उस वक्त आपने तो उसे मामूली नौकरानी समझकर मरवाने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन वो किसी भी तरह से बचने में कामयाब हो गई। आपके लोगों से बचकर मुझे पालना इतना आसान नहीं था, लेकिन एक दिन हुआ सिन को मेरे बारे में पता लगा और उसने मेरी मदद की। हुआ सिन ने इसे लड़ाई वगैरह करना सिखाया, राजमहल के नीति नियम सिखाए ताकि वो एक दिन इसे राजा बनाकर राजगद्दी पर बिठाए। फिर राजा को मारकर इस बॉडीगार्ड को अपना हक दिलाने के बाद ये दोनों राजमहल को छोड़कर जा रहे थे, जहां शादी करने के बाद ये दोनों कहीं दूर रहने जाने की बात कर रहे थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ शांति हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।